बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहरदार से मैं सुलेमान और मैं साथ मौजूद हैं साद रसूल साहब। साद रसूल साहब, आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जिससे एक लगा है कि नहीं, अभी भी कोई ना कोई एक दो तीन जजेस ऐसे हैं जो फैसला कर सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पहले भी 9 मई के कुछ केसेस लगे थे, 9 मई के वैसे तो केसेस जाई अफरीदी साहब ने सारे के सारे अपने पास लगाए, सारे। मतलब उनमें से उन्होंने वो केसेस ना उन्होंने मुनीर बख्तर साहब के बेंच में लगाए, ना उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के बेंच में लगाए, ना अतर मिन्नल्ला साहब के बेंच में लगाए, ना शायद वहीद साहब के बेंच में लगाए, ना वो बेंच जिसमें आयशा मलिक साहबा बैठी हैं, ना वो बेंच जिसमें अकील अब्बासी साहब बैठे हैं, इन बेंचेस में नहीं लगाए। अब जब वो चाइना जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते क्या किया कि उन्होंने केसेस लगा दिए। एजाज चौधरी साहब और एक और 9 मई से रिलेटेड केस था, सॉरी इमरान खान साहब के केसेस थे, वो उन्होंने लगा दिए हाशिम काकर साहब के पास। हाशिम काकर साहब थे, उनके साथ इश्तियाक इब्राहिम साहब थे और उस वक्त सलाउद्दीन पंवर साहब थे। हाँ। जब इमरान खान साहब की जिस्मानी रिमांड पंजाब हुकूमत हासिल करना चाहती थी कोई 8 केसेस में, तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ टेस्ट करवाने हैं और वॉइस मैचिंग करवानी है और ये सारी चीज़ें। उस दिन भी मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, हुकूमत को ये बड़ा धचका लगा कि उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए जजेस ने। और बल्कि उससे पहले तो एक समात में उन्होंने ये भी कह दिया कि आप तो चाहे तो मेरा भी नाम जो है वो हाशिम काकर साहब ने कहा कि आप 9 मई में डाल दें, जिस तरह से आप चीज़ें कर रहे हैं। और ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि ये जो जज हैं, हाशिम काकर साहब हो, इश्तियाक इब्राहिम साहब हो या सलाउद्दीन पंवर साहब, जब इनके पास ये केस लगे थे तो क्योंकि ये 26वीं यानी तरमीम के प्रोसेस से आए थे, ज़ाहिर है सबको शकूक व शुबहात थे कि क्या करेंगे। गो कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, आप का मुझे नहीं पता इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि अगर मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते और मेरिट पे भी जजेस आते तो भी सलाउद्दीन पंवर साहब को आना था, तो भी हाशिम काकर साहब को आना था, मेरिट पे भी उन्होंने नहीं आना था। लेकिन मसला ये है कि जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बैठ के डिसाइड किया, जब मंसूर उस्मान अवान और आजम जी तारड़ ने ये कहा कि हम ये जज ला रहे हैं और जस्टिस जाहिया खान ने, तो वो फिर ये इनके ऊपर एक बात थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो गई और लोगों को शकूक शुबात हो गए। लेकिन खैर इन्होंने 2 समातों पे जिस तरह के फैसले दिए, रिमार्क्स दिए, वो काबिल तारीफ थे। हमें तारीफ उनके जो अच्छे फैसलों की करनी चाहिए। कल को कोई वही कहीं पे डंडी मारेंगे तो हम तनकीद करेंगे, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया है कि आप इतने जल्दी किसी को दिल नहीं देना। हमने जो है ना वो 2-4 लोगों को दे के देखा है। लोगों को दे के देखा है। बल्कि आप तो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो खुद ये कहती हैं कि मैं मर्दम शनासी में कमजोरी है। 2-3 लोगों ने मेरे जज्बात जो है ना वो बड़े मायूसकुन हुए। वो शख्सियात ये कहती हैं कि हमारी 50-50 साल की दोस्ती थी जिसमें मर्दम शनासी नहीं हो सकी, बिल्कुल ऐसे एंड में आके पता चला कि कहानी कोई और थी। अब हुआ ये कि आज एजाज चौधरी साहब का केस लगा हुआ था और बेंच में तब्दीली थी। बेंच में तब्दीली ये थी कि नईम अख्तर अफगान साहब सरबराही कर रहे थे और इश्तियाक इब्राहिम साहब और हाशिम काकर साहब ये बेंच का हिस्सा थे। अब आज हुआ यह है कि एजाज चौधरी साहब को ज़मानत मिल गई है। ज़मानत उनको मिलना इसलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बन गई, पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर बन गई, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार और 2 साल बाद पोस्ट अरेस्ट बेल मिली है एजाज चौधरी साहब को। 2 साल बाद 2 मई को 9 मई 2023 की गिरफ्तारी में उनको पोस्ट अरेस्ट बेल मिल रही है, यानी गिरफ्तारी के बाद वाली जमानत। उसके अलावा जो फरद साहब हैं जो पीटीआई के एमपी हैं, उनको प्री अरेस्ट बेल जो है वो मिली है। इससे पहले याहिया अफरीदी साहब क्या कर रहे थे? याहिया अफरीदी साहब ये कह रहे थे कि किसी को पोस्ट अरेस्ट बेल नहीं देनी और कहने के ट्रायल पूरा ट्रायल, बस ट्रायल मुकाओ, सजाएं दें। वो है नहीं कि एक जज ने कहा जल्दी जल्दी दलाइल दो, मैंने सजा सुनानी है। यानी मैंने फैसला नहीं सुनाना, सजा सुनानी है। तो वो तो पता ही था। ये जो आज की एजाज चौधरी साहब की बेल है, इसको कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि क्या हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। इमरान खान साहब ने जिस तरह से बयान दिया है और बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, और एक ऐसे माहौल में जब आप भी हम भी ये बात करते हैं कि मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है, एक ऐसे माहौल में जब ख़तरात हैं कि कोई भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत हो सकती है, तो आप इसको हवाओं का रुख बदलना कहते हैं या आप इसका समझते हैं कि क्योंकि नईम अख्तर अफगान साहब के साथ, नईम अख्तर अफगान साहब का तो हमें पता ही है जिस तरह के उन्होंने फैसले किए हैं, लेकिन कम अज़ कम इश्तियाक इब्राहिम साहब और हाशिम काकर साहब ने इस मामले पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर किया है। बात लंबी हो गई है, लेकिन एक बात और, क्योंकि इसमें हमने ये भी देखा कि याहिया अफरीदी साहब केस सुन रहे थे, यही एजाज चौधरी साहब वगैरह के, और राइट लेफ्ट कौन बैठे थे? शकील साहब बैठे थे और शफी सदीकी साहब बैठे थे। उन्होंने ताबड़तोड़ सवाल कर दिए पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर से, तो याहिया अफरीदी साहब ने केस एडजर्न कर दिया
जब उन्होंने देखा कि यार ये तो 2-1 हो गया है, मैं तो नून लीग के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ नहीं जाना चाहता, मैं तो इसको बेल देने ही नहीं चाहता, ये दोनों जाए तो बेल देना चाहते हैं, मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा, 2-1 से फैसला आ जाएगा। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और फिर उन्होंने इस बेंच के सामने लगा दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब बेंच को हेड करने वाले जज के साथ 2 आजाद जजेस बैठे हों, अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस बैठे हों, तो फिर बेंच की सरबराही करने वाले को भी थोड़ा सा कहानी कुछ और करनी पड़ती है, चाहे वो कुछ और भी चाह रहा हो। तो वही सवाल कि हवाओं का रुख बदल रहा है, थोड़ा सा हर जगह ये हो रहा है कि यार बहुत हो गया है, या ये 2 जजेस जो राइट लेफ्ट बैठते हैं इनकी वजह से ऐसा फैसला है। देखिए, हमें सिद्दीक भाई इसको थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि जल्दी दिल भी नहीं देना, और साथ ही साथ अगर दिल देने की वजह हो तो रोकना भी नहीं। हम एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसी तारीख़ में रहते हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त के बाद हमने ऐसे ऐसे लोगों को जुडिशरी में दिल दे दिया जो बाद में पता चला कि उसके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं थे। ऐसे ऐसे फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड 2 नंबर लोगों के पीछे हम चले, ख्वाह वो इफ्तिखार चौधरी साहब हों, ख्वाह वो फ़ाइज़ ईसा हों, ख्वाह वो दरमियान में दीगर भी बहुत सारे जजेस इस तरह के आए जिन पे एक उम्मीद बन गई कि शायद ये तो बड़ा कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। या अफरीदी साहब से भी यही उम्मीद थी जब वो शुरू में आए। जैसे आपने कहा, जो लोग उनको 5 दिहाइयों से जानते हैं उनको भी उन्होंने सरप्राइज़ किया कि ये कैसे, किस तरह ये हो सकता है कि एक शख्स 50 साल 60 साल तो एक तरह का रहे और फिर वो आखिरी 2 साल के अंदर बिल्कुल ही बदल जाए। खैर, लेकिन ये तारीख़ तो हमने देखी कि वो फ़ाइज़ ईसा साहब हों, दीगर बहुत सारे लोग हों, जब कोई शख्स उस कुर्सी पे बैठता है तो पता नहीं उस कुर्सी के अंदर क्या है कि बस अजीब किस्म के फ़ैसले पिछले 15-1 साल के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से जो शख्स भी चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठा है उसने 4 ऐसे फ़ैसले किए हैं जिसको आप किसी तरीके आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या सोच के कर रहा था, और ख़ुद भी शर्मिंदा होते हैं कि मैं तो इसकी बड़ी तारीफ़ करता रहा और 4 दोस्तों को भी कहता रहा कि नहीं नहीं अब देखना कि क्या होगा। बात आपकी दुरुस्त है कि इतनी जल्दी दिल नहीं दिया जा सकता किसी भी जज को, और ख़ास तौर पर 26वीं तरमीम के बाद, सिवाय उन जजेस को जिन्होंने 26वीं तरमीम से पहले अपना स्टांस वाज़े किया 12 जुलाई के फ़ैसले में दीगर जगहों पे और खड़े रहे, उनके अलावा किसी भी जज के ऊपर इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एतमाद करना कि वो कानून के मुताबिक एक फ़ैसला कर देगा और दूसरा अगर फ़ैसला कर भी देगा तो उस फैसले को किसी तरीके इम्प्लीमेंट करवाएगा, और जिसको भी कंटेम्प्ट या दीगर चीज़ें करनी पड़ी वो इम्प्लीमेंट करवाएगा अपना फ़ैसला, सिर्फ फ़ैसला दे के रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये उम्मीद रखना किसी भी जज से थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन हमें 3 चीज़ों के ऊपर मैं इसको समरी के अंदर बयान करूं। एक ये कि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये बात तो दुरुस्त है कि कोर्ट पैकिंग हुई 26वीं तरमीम के बाद, हुकूमत की मर्ज़ी से जज साहिबान की तकर्री की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, हाई कोर्ट्स के अंदर भी। लेकिन जैसे आपने कहा कि उसके अंदर ज़रूरी तो नहीं किसी ने झांक के दिल तो नहीं किसी का देख लिया, तो ज़रूरी तो नहीं कि आपने जितने जजेस भी लगाए उन सब ने पहले किस्टाम किया हो कि नहीं नहीं हम सिर्फ ताकत के साथ फैसले करेंगे, ये बात ज़रूरी तो नहीं। कुछ लोगों के बारे में तो आप हल्फन कह सकते हैं, आमिर फारूक साहब हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर बहुत मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिनके बारे में आप हल्फन कह सकते हैं कि इन्होंने फ़ैसला वही, ये वो जिस तरह शायर ने कहा कि जिस तरह शायर ने कहा कि ये मुद्दई, ये मुकदमा, ये अदालत तो एक बहाना है, जो लिख रखा है वही फ़ैसला सुनाना है। तो उन्होंने तो वही फ़ैसला सुनाना है जो उन्होंने लिख रखा है। लेकिन ऐसे जजेस भी हैं, 2 किस्म, 2 इसके अंदर ऐसे जजेस भी हैं जो एक कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, पहले भी करते रहे अब भी करेंगे, और दूसरा ऐसे जज साहिबान भी हैं जो शायद किसी वक्त में तो ताकत से के ज़ेरे साया आ गए हों, लेकिन जैसे ही ताकत थोड़ा सा रिलेंट करेगी तो वो अपने फ़ैसलों को इंडिपेंडेंटली करना शुरू करेंगे। हम ऐसे जजेस के भी नाम नहीं लेना चाहते जो मेरे ख्याल में ऐसे जज साहिबान हैं, लेकिन बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, लेकिन ऐसे जजेस हैं जो इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं कि अगर जब ये ताकत शिफ्ट होगी या जब हवा दूसरी तरफ की बहेगी तो हमें उसके साथ थोड़ा चलना चाहिए। दूसरी बात, कानून के अंदर तो तकरीबन कोई तरीका ही नहीं है ना, आपको वाकई अमीनुद्दीन खान होना पड़ेगा या अफरीदी होना पड़ेगा या अब इस तरह के जज साहिबान में से काजी फ़ाइज़ ईसा होना पड़ेगा कि आप ये कहें कि कानून जो भी हो मैं आप जल्दी दलाइल दें, मैंने सज़ा सुनानी।
ऐसे तो बड़े गिने चुने आमिर फारूक साहब, गिने चुने इस तरह के लोग मौजूद हैं जो 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 इस डगर पे चल रहे हैं। लेकिन कानून को चले कोई बंदा 50-50 करके कानून को ना अप्लाई करे, 60-40 करके कर दे, 70-30 कर दे, तो भी कानून में कोई जस्टिफिकेशन तो चाहिए आपको फैसला सुनाने के लिए। अगर एक मुकदमा एक कोई शख्स फाइल कर दे कि सिद्दीक जान साहब ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई है, तो मुझे ये होल्ड करने में कि आपने पहनी हुई है सफ़ेद शलवार कमीज़, कोई तो जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। मैंने जिस तरह कहा चंद जज साहिबान के अलावा हर बंदे का थोड़ा ज़मीर तो इस बात पे जागेगा कि यार मैं कैसे कह दूं कि ये आप 3 महीने के अंदर फ़ौरन फैसले करें और कोई बेलें नहीं होंगी और सज़ाएं सुनाएं जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। तो मेरे ख्याल में कि इसके अंदर दूसरा हिस्सा ये एक तो बात दुरुस्त है कि बहुत सारे जज साहिबान आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, कुछ को हम निकाल दें जिन्होंने अपनी तारीख से इस बात को बावर कर दिया कि उनका आइन और कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं। बाकी जज साहिबान आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, ख़ास तौर पे जब थोड़ा प्रेशर ना हो। दूसरा ये कि फैक्ट्स ही इस तरह के हैं, जो हक़ाइक़ हैं और जो कानून है वो है ही इस तरह का कि जिस दिन कोई शख्स भी इस मुकदमे को सुन के मेरिट पे फैसला करता तो वो यही बात करता कि बेल ग्रांट की जाए। इसको आप डिले कर सकते हैं लेकिन इसको ख़राब नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो मेरे ख़्याल में इसमें शायद बड़ा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि एजाज़ चौधरी साहब के बारे में तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी आए थे। बिल्कुल। एजाज चौधरी ही के प्रोडक्शन ऑर्डर को ना इम्प्लीमेंट करने की वजह से यूसुफ गिलानी साहब ने कहा कि मैं सेनेट की प्रोसीडिंग्स को शेयर नहीं करूंगा जब तक मेरा हुक्म नहीं माना जाता। ड्रामा किया भाई। हर कानून के रस्ते के अंदर पहले बेल्स के अंदर फिर प्रोडक्शन ऑर्डर्स के थ्रू एजाज चौधरी साहब को पेश करने का हुक्म दिया गया। कभी आपने अदालतों को मैनेज किया वो हुक्म ख़त्म करने के लिए, जब हुक्म सादिर हो गया चेयरमैन सेनेट ने भी कर दिया तो भी आपने कहा हम नहीं मानेंगे। आपने सिक्योरिटी रीजंस, हर किस्म की रीजंस दी कि हम नहीं मानेंगे। तो एजाज चौधरी साहब का रिलीज कानून के मुताबिक तो पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। चले अगर बेल नहीं भी होती तो प्रोडक्शन ऑर्डर का रिलीज हो जाना चाहिए था। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब अपने आखिरी साल वज़ीर आज़म बनने से पहले तकरीबन 360 में से 300 दिन प्रोडक्शन ऑर्डर पर इस्लामाबाद में व्हीलिंग डीलिंग करते रहे। तो हर मुमकिन कोशिश की ताकत ने कि जो भी कानून हो, जो भी फैसला हो, जो भी प्रोडक्शन ऑर्डर हो, हम नहीं पेश करेंगे एजाज चौधरी को। यह फैसला कैसे बदला कि अगर अदालत हुक्म सादिर कर देगी तो हम छोड़ देंगे। भाई अदालत ने तो पहले भी हुक्म सादिर किए हैं। अदालत ने कहा 12 जुलाई को एक फैसला कर दिया, आपने नहीं माना। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवा दें 90 दिन में, आपने नहीं माना। फुल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें, आपने नहीं माना। फुल बेंच ने कहा कि जर्नलिस्ट को रसाई होनी चाहिए, आपने नहीं माना। फुल बेंच ने कहा कि अलीमा खान की मुलाकात करवा दें, आपने नहीं मानी। आप अदालती फैसलों को तो कुछ समझते ही नहीं है, फिर आपने ये कैसे मान लिया? इसके अंदर रिव्यू फाइल करने तक कोई बहाना क्यों नहीं ढूंढा? तो मैं गुजारिश करूं कि भारत के साथ कशीदगी के बाद ये जो एक नई इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद ये जो एक नई रिवायत सी चली कि हमारे सियासी इख्तलाफ जो भी हों, हम अपने सियासी इख्तलाफ की वजह से रियासत का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मुश्किल वक्त में हमारे रियासत से बहुत सारे इख्तलाफ हैं कि उसने ज़्यादती की, उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन जब उस पर बुरा वक्त पड़ेगा तो हम उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाह हम PTI से हों, ख्वाह हम नून लीग, जहाँ से भी हों, हम रियासत के साथ चलेंगे। और ये बात PTI ने और इमरान खान ने पिछले कुछ अरसे में क्योंकि बावर कराई और लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया, तमाम लोगों ने, इंटरनेशनली भी, ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे लोगों ने, डोमेस्टिकली भी हम जैसे नाचीज़ लोगों ने, रेगुलर मीडिया पे इधर उधर, कि आप कुछ इसमें इस सिचुएशन को शीरी करें, इसमें से कुछ तलखी निकालें, कुछ बेहतरी करें, कुछ गुडविल जेस्चर्स करें। चलें, इमरान खान साहब का ट्वीट एक गुडविल जेस्चर हो गया, एजाज चौधरी साहब को छोड़ना दूसरी तरफ से गुडविल जेस्चर हो गया। अगर जमानत हुई है, अभी बाकी केसेस पेंडिंग है, लेकिन एक जमानत हुई। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा जिसको टर्न द क्रिस्टल कहते हैं वो करके देखें तो इसमें एक नवीद है कि शायद ये नई ट्रैजेक्टरी जो इमरान खान साहब की ट्वीट से शुरू हुई, जो रियासत के साथ लोगों को खड़ा होने को कहती है, जो पाकिस्तान के दिफा में सियासी
खलिश के बावजूद पाकिस्तान के दिफा में लोगों को कह रही है कि आप सर फहरिस्त कि आप सफ़े अव्वल में खड़े हों, आप आपकी पाकिस्तान की हुकूमत से इतने गिले हैं जो कि होने भी चाहिए, आपके इमरान रियाज साहब के, इतने लोगों के, लेकिन आप पिछले कुछ अरसे के अंदर इमरान खान साहब की बात की वजह से और अपनी कन्विक्शंस की वजह से आप रियासत के साथ चलने को तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में इसका कुछ असर भी हुआ हो शायद, और ये फीलिंग हो कि अब पाकिस्तान के अंदर कुछ हीलिंग टच होना चाहिए। मेरे ख्याल में हमें शायद इसको इस नवीद की तरह भी देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रेडिट मेन तो 2 जजेस का ख़ास तौर पे उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस तरह के केसेस में बहुत ज़बरदस्त फैसला किया, हाशिम काकर साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब ने। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये भी एक सोच है कि ठीक है बहुत हो गया, चलें आप आगे बढ़ते हैं, तलखियों को कम करते हैं, और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में अगर ये सोच और अप्रोच है, और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, अगर साद रसूल साहब इस बेंच की सरबराही हाशिम खान काकर साहब कर रहे होते और उनके साथ इश्तियाक इब्राहिम साहब बैठे होते और सलाउद्दीन पंवर साहब बैठे होते, तो मैं आपसे ये सवाल ही ना करता। हाँ जी, ये मैंने आपसे सवाल क्यों किया कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है, ये मैंने सवाल इसलिए किया कि इस बेंच की सरबराही नईम अख्तर अफगान साहब कर रहे हैं। और मुझे हमारे दोस्त वसीम मलिक साहब बता रहे थे कि नईम अफगान साहब ने बड़े कमेंट्स भी इस तरह के किए 4 माह वाले कि मतलब ये 4 माह आप 4 माह में कर लें और ये बात भी कि 2 साल से आप अभी तक एविडेंस नहीं पेश कर सके, ये क्या बात कि आप अभी तक गिरफ्तारी के पीछे पड़े हुए हैं, अब इस चैप्टर को क्लोज करें, मुकाई काम को, और ये नईम अफगान कह रहे हैं। हाँ। तो इसमें मेरे ख्याल में जिस तरह आपने शुरू में कहा कि हम अभी जजों को दिल नहीं देना चाहते अपना, लेकिन इस उम्मीद को बरकरार रखना चाहते हैं कि अगर ताकत थोड़ा रिलेंट करेगी तो इसी निज़ाम में से इंसाफ के फैसले। साद रसूल साहब, मैं एक बात ऐसी करने लगा हूँ जिस पे मुझे पता है लोग कमेंट्स करेंगे और लोग गुस्से का भी इज़हार करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि एज ए पाकिस्तानी हम कहते हैं कि हमारे इदारों पे लोगों का एतमाद होना चाहिए, और ख़ासतौर पे अदलिया पे। क्यों? आपको पता है सर, आपकी नज़र से खबर गुजरी है या नहीं गुजरी, 2-3 दिन पहले एक दिन में पंजाब में 5 कत्ल हुए हैं। हाँ जी, 2 हुए हैं गुजरांवाला में एक अदालत में, 3 हुए हैं मियाँ वाली अदालत में केस चल रहा था तो हुआ अदालत के बाहर, लेकिन अदालती गवाहान को मार दिया, मतलब एक केस के चल रहे उसके बावजूद 3 बंदे उन्होंने मार दिए। पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद लोगों का अदालतों पर एतमाद खत्म हो गया जी। अदालतों में आने वाले केसेस की तादाद कम हो गई है क्योंकि लोगों का एतमाद ही नहीं रहा। लोग कहते हैं यार छोड़ो इन अदालतों से क्या। मैं आपको पर्सनल बात बताऊं, पिछले कुछ महीनों में साइलीन जैसे कि एक वकील के पास आते हैं, वो आपके पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि साहब साहब ये मसला है, आप कहते हैं कि हम आप वापस एडवाइस देते हैं कि इसके अंदर एक रिट फाइल की जा सकती है। वो कहते हैं नहीं 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 सर, अदालतां तो कुछ नहीं मिलना, तुसी ये दसो कि किन्नू फ़ोन कर सकते हो। हाँ। कोई शख्स भी अदालत जाने को तैयार नहीं है कि यार अदालत से थोड़ी कोई रिलीफ मिलना है, अदालत ने तो वही हुक्म करना है जो पहले से लिख रखा है, वही फैसला सुनाना है। तो क्या आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं, को बात कर सकते हैं, को हमारा मसला सॉल्व करवा सकते हैं? लोगों का अदालत के इंसाफ कर देने की सकत से ईमान उठता चला जा रहा था, जो कि अभी भी मेरा ख्याल है कि इस एक फैसले के बावजूद भी अभी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो ईमान वापस आ गया है। लेकिन जैसे देखिए, अदालत का काम यह है कि कमज़ोर के हुकूक का दिफा करे ताकतवर के खिलाफ। इसके अंदर इस स्टेटमेंट में कि आप कमज़ोर के हुकूक का दिफा ताकत के खिलाफ करेंगे, इसके अंदर एम्बेडेड है ये बात कि आप ताकत के खिलाफ फैसला करेंगे। भाई अगर मैं कमज़ोर हूं और आप ताकतवर हैं तो अदालत मेरे हक में अगर फैसला कर दे मेरे हुकूक को दिफा करने का, तो वो ताकत के खिलाफ फैसला कर रही होगी। अगर अदालतें ताकत के खिलाफ फैसला करना बंद कर देगी, हर दफा फैसला ताकत के हक में होगा, तो फिर अदालतें होने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर तो जो ताकत कह रही है वही फैसला है। जब तक अदालतें, और 26वीं तरमीम में ये जिन लोगों के आपने नाम लिए, मंसूर अवान और आज़म तारड़ जैसे लोगों ने पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन शब खून मारा हमारी जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर, ये एक फैसले से ठीक नहीं होगा। जब तक अदालतें कंसिस्टेंटली, वो ताकत इमरान खान की कल को हुकूमत हो तो उस हुकूमत के खिलाफ, नवाज शरीफ की हुकूमत हो तो उसके खिलाफ, जब तक अदालतें ताकत के खिलाफ फैसले नहीं करेंगी तो ये साख वापस नहीं आएगी, जिसमें से मेरा ख्याल है कि आज शायद वो पहला फैसला था। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। वैसे अदलिया से जुड़ी ये हमने इसमें तो बड़ी हमने कहा कि एक उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन एक और ख़बर ऐसी है अदलिया से जुड़ी जिससे
तो जितनी मायूसी हो चुकी है अदालतों से, इससे भी काम बहुत आगे चला जाएगा। अगर वो हो गया तो वो होगा, नहीं होगा उस आप पे शायद 27वीं तरमीम जी की बात उस कर पे रहे हम हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।